हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं लीनियर अलजेब्रा के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर बीएससी और बीटेक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसा कि वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? फंक्शन। और फंक्शन का क्या मतलब है कि हम इसके अंदर कोई इनपुट डालेंगे, हम इसमें कोई इनपुट डालेंगे और हमारे पास क्या निकलेगा? एक आउटपुट वेक्टर निकलेगा। हमें इसके अंदर कोई इनपुट वेक्टर डालना है तो इसमें हमें क्या मिलेगा? एक आउटपुट वेक्टर मिलेगा। तो ये तो मीनिंग हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। और लीनियर का क्या मतलब है कि जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए हमने ए कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स माना और हम उसको x1 प्लस x2 के ऊपर लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? ax1 प्लस ax2। कहने का मतलब ये होगा कि a जो है वो ओवर द एडिशन क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। दूसरी बात, a को अगर हम b इंटू एक्स के ऊपर लगाते हैं तो इसमें जो स्केलर टर्म है b वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? ax। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन दो प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम एक x डैश ले लें, एक वैल्यू, और उसको हमने चेंज कर दिया a1x प्लस b1y में, वैसे ही y डैश कोई टर्म है जो एक्सप्रेस की जा सकती है a2x प्लस b2y में। अगर हम इन दो इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगा x डैश y डैश, और इधर अगर हम मैट्रिक्स बनाना चाहें तो वो बनेगा a1 b1 a2 b2 और यहाँ पर xy का कॉलम वेक्टर बनेगा। मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास ये दोनों टर्म्स आएंगी। यहाँ पर ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये जो ए है आपके पास ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब इसको हमें आगे स्टडी करना है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर या फिर रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाता है तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी प्रकार से अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये आपके पास ऑर्थोगोनल बन जाए, मतलब a इंटू में a ट्रांसपोज i के बराबर बन जाए, या फिर a ट्रांसपोज इंटू i क्या बन जाता है? a ट्रांसपोज इंटू i बन जाए, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जो बेस है किसके ऊपर? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। यहां पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या कहती है? शो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y1 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3। y2 आपको एक्सप्रेस करके दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस 2x3, और y3 हमें दे रखा है x1 माइनस 2x3। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमें शो करनी है कि रेगुलर है, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो नॉन जीरो बनेगा। दूसरा, हमें इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखिए। मैट्रिक्स नोटेशन इसकी ये बनेगी y1 y2 y3। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा, x1 के कोफिशिएंट लिखिए पहले 2 1 1, फिर x2 के कोफिशिएंट लिखिए 1 1 0, और x3 के कोफिशिएंट बनेंगे 1 2 -2। और यहाँ पर जो कॉलम वेक्टर आएगा वो आएगा x1 x2 एंड x3। अब हम इस पूरे कॉलम मैट्रिक्स को y से लिख सकते हैं, और ये जो पूरा बनेगा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स a से लिखा जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल X से। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है? रेगुलर है। इसका मतलब हुआ कि आपको a का डिटरमिनेंट निकाल के दिखाना है, और वो क्या आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए। तो इसके लिए हम a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो आप लिखिए a डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 1 1 1 2 1 0 -2।
आप इसको ऑपरेशन की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहूँ, एक्सपेंड इट बाय फर्स्ट रो, अगर मैं इसको डायरेक्ट फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये आपके पास बनेगा 2 टाइम्स ऑफ, इस रो को छोड़िए इस कॉलम को, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस 0, फिर -1 आएगा, इस एलिमेंट के आगे माइनस आएगा, इस रो को छोड़िए इस कॉलम को, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस -2, फिर उसके बाद आपने इसको बाहर रखना है +1, इस रो को छोड़ दीजिए इस कॉलम को, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस -1। अब आपके पास क्या वैल्यू आई, -4 -1 +4 और यहां पर वैल्यू आ गया आपके पास -1, तो आपके पास आंसर आ गया -1, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है कि a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, रेगुलर है। अब हमें क्योंकि इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आपको गिवन क्या है y = ax, हम इसको दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कीजिए, इधर बनेगा a इनवर्स y = a इनवर्स इंटू a ऑफ x। अब a इनवर्स इंटू a आपके पास i आ गया, i इंटू x, और i इंटू x क्या बन गया, x। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपके पास आ गई a इनवर्स y। अब अगर हम इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दें और उस इनवर्स की वैल्यू को हम यहाँ रखें और y की वैल्यू को यहाँ रखें, तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें x1 की वैल्यू y1 y2 y3 में होगी, सिमिलरली x2 की वैल्यू भी y1 y2 और y3 में होगी, और x3 की वैल्यू भी हमें किसमें निकालनी है, y1 y2 और y3 में, और वही आपके पास क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप तैयार हो जाइए, हमें a का इनवर्स निकालना है, और वो किस तरीके से आप निकालेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड की सहायता से निकालेंगे। मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। गॉस जॉर्डन मेथड में हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करते हैं, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में a के साथ आपको क्या लिखना है, i लिखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो मैंने लिखा है इसको क्या बोला जाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ai। आपको यहाँ पर क्या निकाले हैं, सिर्फ रो ऑपरेशन निकालने हैं। रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ तो आपके पास बनेगा i, और जो इधर बनेगा वो क्या बनेगा, a इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 चाहिए, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। आपको लिखना है r1 इंटरचेंज विद r2, तो ये बनेगा 1 1 2 0 1 0, सेकंड सेम रहेगा 2 1 1 1 0 0 1 0 -2 0 0 1। अब यहाँ पर a11 पोजीशन पे 1 आ गया, हमें इन दोनों को 0 बनाना है, तो आपको लिखना चाहिए r2 टेंड्स टू r2 - 2 टाइम्स ऑफ r1 एंड r3 टेंड्स टू r3 - r1। तो अब मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, ये सेम रहेगी, 2 - 2 0 1 - 2 -1 1 - 4 -3 1 - 0 1 0 में से 2 टाइम्स माइनस करोगे 2 0 - 0 0 1 - 1 0 0 - 1 -1 -2 में से इसको माइनस करना है तो -4, और 0 में से इसको माइनस करना है तो 0 0 में से इसको माइनस करना है तो -1 1 में से 0 घटाना है तो 1। अब a22 पोजीशन पे हमें 1 चाहिए, तो इसलिए हम इस r2 रो को, इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। तो ऑपरेशन आपको लगाना है r2 टेंड्स टू -1 इंटू में r2। मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा आपका 1 1 2 0 1 0 0 1 3 -1 2 0 0 -1 -4 0 -1 1। सिर्फ सेकंड रो में चेंज होगा, बाकी दोनों रो सेम रहेंगे। अब क्योंकि ये 1 बन चुका है तो इस ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है इसकी सहायता से,
और नीचे वाले को 0 बनाना है R2 की सहायता से। तो अब हमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। सोचिए आप लोग भी, हमें ऑपरेशन लगाने हैं। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2। अब आपके पास ये बनेगा 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, 2 माइनस 3 कितना हुआ -1, इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस का 1 माइनस 2 -1, 0 माइनस 0 0। R2 में कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगा 0 1 3 -1 2 0। इसमें क्या चेंज होगा, इसके अंदर आपको ये ऐड करना है तो ये बनेगा 0 0 और -4 और इसको 3 ऐड करोगे तो -1 1 और 1, क्योंकि आपने इसमें इसको ऐड किया है। R3 में आपने R2 को ऐड किया है। अब A33 पोजीशन जो है इस पे आपको 1 चाहिए और यहाँ पर -1 आ गया, इसलिए हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या बनता है, R3 टेंड्स टू -1 इंटू R3, R3 टेंड्स टू -1 इंटू R3। ये कन्वर्ट हुआ 1 0 -1 1 -1 0 0 1 3 -1 2 0 0 0 1 1 -1 -1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया तो इसके ऊपर हमें 0 बनाना है और इसके ऊपर भी हमें 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, ये 0 बन जाएगा। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, तो अब ये बनेगा 1 0 0, दिस प्लस दिस 2, दिस प्लस दिस -2, दिस प्लस दिस -1, 0 1 3 माइनस 3 0, -1 -3 -4, 2 में से इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे 2 और प्लस का 3 5, 0 में से 3 टाइम्स माइनस करोगे प्लस का 3 0 0 1 और ये आएगा 1 -1 ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या टर्म आ गया आपके पास आई, और यहाँ जो बना है ये आपका क्या माना जाएगा A इनवर्स। आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि A इनवर्स इंटू A जो बनेगा वो I बनता है या नहीं बनता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर A इनवर्स मिल गया और इस A इनवर्स को आपको यहाँ रखना है ताकि उससे हमें क्या मिल जाए, कैपिटल X मिल जाए। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। कैपिटल X कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू वाई। A इनवर्स आपने निकाला है 2 -2 -1 -4 5 3 1 -1 और कैपिटल Y का मतलब क्या है, y1 y2 y3 का कॉलम वेक्टर, y1 y2 y3 कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप इसे। कैपिटल X जो है वो बनेगा x1 x2 x3। अब आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये 3/3 ऑर्डर का है और ये 3/1 ऑर्डर का है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉलम है वो इसकी रो के इक्वल है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 को y1 से करेंगे तो 2/1, -2 को y2 से करेंगे -2/2 और -y3। सेकंड रो कॉलम को करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -4y1 प्लस 5y2 प्लस 3y3। नेक्स्ट आपके पास आएगा y1 -y2 -y3 और ये किसके बराबर बना, x1 x2 एंड x3। अब आपको पता ही होगा कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। इसका मतलब x1 किसके बराबर हुआ, 2y1 -2y2 -y3। x2 किसके बराबर हुआ, -4y1 प्लस 5y2 प्लस 3y3 और x3 किसके बराबर हुआ, y1 -y2 -y3। और आप अब जरा ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसमें y1 की वैल्यू x1 x2 और x3 में थी और हमने जो अब निकाला है x1 की वैल्यू किसमें निकाली है, y1 y2 और y3 में। x2 की वैल्यू भी हमने किसमें निकाली है, y1 y2 और y3 में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अब
नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर्स का। वेक्टर्स की स्टेटमेंट क्या कहती है? एनी क्वांटिटी हैविंग n कंपोनेंट इज कॉल्ड वेक्टर्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब कोई एक क्वांटिटी आपको दे रखी है, जैसे ये x1 दे रखा आपको, x1 के अंदर कितने कंपोनेंट हैं? 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना माना जाएगा? 4 ऑर्डर माना जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वेक्टर है, उसका ऑर्डर भी क्या माना जाएगा? 4 माना जाएगा, क्योंकि इसमें 4 क्वांटिटीज हैं। अब हमें वेक्टर्स के अंदर क्या पढ़ना है? एक लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है और वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चेक करने हैं तो उसके लिए हमें पहले उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखनी पड़ती है। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखी जाएगी? मान लीजिए आपके पास x1, x2 और x3 ये 3 वेक्टर हैं, तो 3 ही हमें स्केलर मानने पड़ेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है? अल्फा टाइम्स ऑफ x1, बीटा टाइम्स ऑफ x2 या गामा टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम? 0। हम इन तीनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर अगर हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों स्केलर 0 बन जाते हैं, तब इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। अगर इन तीनों स्केलर में से कोई भी एक नॉन जीरो बनता है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो बनता है, तब इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। तो इसको करने के लिए अब हम एक क्वेश्चन की सहायता लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? आर द वेक्टर्स x1 दिस, x2 दूसरा वेक्टर ये है, x3 आपके पास ये दे रखा है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इफ सो, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तब हमें एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो हमें 3 ही स्केलर लेने हैं, अल्फा, बीटा और गामा आर द 3 स्केलर्स। हमने 3 स्केलर ले लिए। अब हमें इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन लिखनी है। अल्फा टाइम्स ऑफ x1, बीटा टाइम्स ऑफ x2, गामा टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 0। अल्फा को आपने मल्टीप्लाई करना है x1 से, मतलब 1 3 4 2, प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करना है x2 से 3 -5 2 2, और गामा को मल्टीप्लाई करना है आपने x3 से 2 -1 3 2, बराबर किसके रखेंगे? 0 के। अब ये जो टर्म आपको दे रखी है वेक्टर, इसको एक्चुअल में कॉलम वेक्टर बोलते हैं। तो अगर आप इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी ठीक है, और ऐसे लिख रखा है ये भी ठीक है। तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, 2 अल्फा, और बीटा को जब आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 बीटा -5 बीटा, 2 बीटा, 2 बीटा, प्लस 2 गामा माइनस गामा, 3 गामा, 2 गामा इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 0। अब क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है और आपके पास ये जो 0 लिखा हुआ है, ये भी एक्चुअल में एक मैट्रिक्स ही बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 ऑर्डर का लिख सकते हैं। अब जब आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो वेक्टर्स के फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास बनेगा अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा। आप इसको एक्चुअल में इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर रख सकते हैं 0 के। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो सेकंड एलिमेंट से बनेगी, 3 अल्फा -5 बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन जो आपकी बनेगी 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 0, और फोर्थ इक्वेशन आपकी बनेगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इन चारों इक्वेशन को सोल्व करना है। 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, अल्फा, बीटा और गामा, और ये जो सिस्टम बन रहा है इसको होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। होमोजेनियस सिस्टम के ऊपर हमने लास्ट वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करने के कई मेथड लगा सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड। हम इनको एलिमिनेट करके भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इनको रैंक की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सोल्व करवाने जा रहा हूँ रैंक की सहायता से। तो उसके लिए मुझे
कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा ए। वो बनेगा, पहले अल्फा का कोफिशिएंट लिखिए 1 3 4 2। फिर आप बीटा के कोफिशिएंट लिखिए 3 -5 2 एंड 2। फिर गामा के लिखिए 2 -1 3 एंड 2। और जैसा कि आपको पता है रैंक निकालने के लिए अगर यहाँ पर 1 है तो हमें इन तीनों को 0 बनाना है। तो उसके लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 टेंड्स टू R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 टेंड्स टू R3 - 4 टाइम्स ऑफ R1 एंड R4 टेंड्स टू R4 - 2 टाइम्स ऑफ R1। तो मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 3 2। 3 - 3 आपका बनेगा 0, -5 -9 -14, -1 -6 -7। फिर आपके पास आएगा 4 - 4 0, 2 - 12 क्योंकि 4 टाइम्स करना है, 2 - 12 -10, 3 - 8 -5, 2 - 2 0। और अब आपके पास आएगा इसका 2 टाइम्स माइनस करना, 2 - 6 -4, और 2 में से आपने इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, 2 - 4 -2। अब आप क्या कर सकते हैं, सेकंड रो को डिवाइड कर सकते हैं -7 से, इसको -5 से और इसको -2 से। तो आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, आप ऑपरेशन लगाइए R2 टेंड्स टू R2 - 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी R2 को आप डिवाइड कर सकते हैं -7 से, R3 को आप डिवाइड कर सकते हैं -5 से, और R4 को आप डिवाइड कर सकते हैं -2 से। अब मैट्रिक्स जो आपका कन्वर्ट हुआ है वो बनेगा 1 3 2। ये बनेगा आपके पास 0, यहाँ पर आएगा 2 1 0 2 1 0 2 1। इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 1 बनाते हैं, उस 1 की सहायता से इन दोनों को क्या बनाते हैं 0। तो यहाँ पर 1 बनाना कोई जरूरी नहीं है, अगर ये दोनों पहले से ही 0 बन रहे हैं तो ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, अब आप लिखेंगे R3 टेंड्स टू R3 - R2 एंड R4 टेंड्स टू R4 - R2। तो मैट्रिक्स अब आपका बन जाएगा 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0। अब ध्यान से देखिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब कितनी नॉन जीरो रो है आपके पास, यहाँ पर 2, तो इसका रैंक कितना बनेगा 2। मगर वेरिएबल कितने हैं, अल्फा बीटा और गामा। जो इक्वेशन आपने लिखी थी यहाँ पर उनमें वेरिएबल कौन है, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका मतलब इसका रैंक कितना बना 2 बना, जो कि किससे कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गामा को के मानना है, गामा को आपने क्या मानना है के। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गामा से, 2 गामा बराबर किसके रखना है 0 के, इसको अल्फा से, इसको बीटा से, 2 बीटा और गामा बराबर कितना हुआ 0। तो यहाँ पर 2 बीटा किसके बराबर आया, माइनस गामा के, मगर गामा को आपने क्या मान रखा है के मान रखा है, तो ये आंसर आ गया -के। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहां से बीटा की वैल्यू आ गई -1/2 के, और गामा की वैल्यू आपने के मान रखी है। और इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो अल्फा +3 बीटा की जगह पे आप रखेंगे -k/2 और +2 गामा की जगह पे रखेंगे k = कितना बना 0। अल्फा, अब ये बनेगा दोनों का एलसीएम, इसका 2 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बना -3k -4k डिवाइडेड बाय 2 = 0। तो माइनस का k
और वो इधर प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई k/2। अब क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम चाहें तो k की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट k इज इक्वल्स टू 2। इससे क्या होगा, गामा की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, बीटा की वैल्यू आपके पास -1 आ गई और अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। ये जो तीनों वैल्यू आपने निकाली हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो हैं इसलिए वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है और ये वैल्यू जो है वो इन तीन इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपको कोई भी एक वेक्टर बाकी दो की कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। अल्फा की जगह पे अगर मैं 1 डालूं तो ये बनेगा x1, बीटा की जगह पे अगर मैं -1 डालूं तो ये बनेगा -x2 और गामा की जगह पे मैं क्या डाल देता हूं 2x3 बराबर कितना बना 0। आप x1 को यहीं रखिए, x2 को उधर ले जाइए प्लस का बना और x3 को उधर ले जाइए माइनस का। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैथमेटिक्स के ऊपर और ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को बुनियाद क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को और आपको किसी न किसी रूप में बेनिफिट दे सके। थैंक यू।